चलिए, आइए बच्चे। सर ये बैंकिंग सर्विस क्या होता है? देखो भाई, अगर बैंक आपको लोन देता है, हम तो सिर्फ इतना समझते हैं कि हम तो बैंक में तो पैसा रखते हैं या फिर हमें लोन चाहिए होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं अभी मेरे ऊपर हाउसिंग लोन चल रहा है, तो क्या मैं, अगर मैं लोन लेता हूं, तो क्या वो लोन देना एक सर्विस होती है? हाँ होती है। और उसका कंसिडरेशन क्या है? दैट आई हैव टू पे इंटरेस्ट। तो हम लोग इंटरेस्ट किसको पे करते हैं? बैंक को। तो एक बात आप दुनियादारी की समझो, जिसको पैसा मिल रहा है उसने कोई तो सर्विस दी होगी, तभी तो पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब उसने मुझे प्रोवाइडेड फाइनेंस, तो उसे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ। सवाल ये, क्या उस इंटरेस्ट के साथ साथ उस पे वो जीएसटी भी लगाएगा? क्या बैंक्स अगर आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पैसा दिया, तो क्या मैं ये बोलूं अरे भाई 12% इंटरेस्ट, 12,000, और उस पर जीएसटी भी दे? आंसर है सुन, नहीं तो वैसा बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा बेटे फाइनेंस इंडस्ट्री में। बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? तो सरकार ने एग्जेम्पशंस निकाली बैंकिंग सर्विस की। और ऐसे बैंक बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। दे गिव यू बैंक गारंटी, दे डिस्काउंट द बिल्स, दे डिस्काउंट द चेक्स। वो आपको चेक बुक इशू करता है, वो डेबिट कार्ड इशू करता है, वो क्रेडिट कार्ड इशू करता है। तो देयर आर बुके ऑफ सर्विसेज। तो हमें सारा देखना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है, कौन सी टैक्स है। आपने ये देखा है, अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता तो चार्जेस लगते हैं। मेरा एक्सिस बैंक में एक अकाउंट है बहुत साल पुराना, तो उसमें जब भी डिविडेंड आता था ना, ठीक है, वो सारा का सारा कट जाता। क्यों? क्योंकि उसमें मिनिमम बैलेंस था 25,000 और मैं मेंटेन नहीं कर रहा होता। डिविडेंड आता था, चार्जेस कट जाते थे। क्यों? क्योंकि 25,000 नहीं होता था। सवाल ये है, क्या वो जो चार्जेस होते थे वो प्लस जीएसटी भी होते थे? आंसर इज यस। मिनिमम चार्ज, मैं बातों बातों में आपको प्रोविजन बता रहा हूँ, मिनिमम चार्ज लिखा हुआ आ जाएगा पेपर में कि बैंक ने मिनिमम चार्जेस नहीं होने की वजह से 5 करोड़ रुपए चार्ज करे ओवरऑल कस्टमर को, क्या प्लस जीएसटी का हो। आइए अब हम शुरू करते हैं बैंकिंग सर्विस। एंट्री नंबर 27 है। आप ऐसे याद तो नहीं कर सकते, बट मैंने नोट्स है तो लिखा हुआ है। इट इज इंटरेस्ट रिलेटेड एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिलेटेड। एंट्री नंबर 27 ये है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अकाउंट खोले, कुछ पैसे लिए आपसे, देखेंगे। 34 कुछ एक्वायरिंग बैंक का छोटा सा एंट्री है। 39 ए का आपको कुछ नहीं करना। एंट्री नंबर 27 बड़े ही प्यार से देखिएगा, मैंने क्या लिख दिया? नो जीएसटी ऑन इंटरेस्ट डिस्काउंट दैट अ बैंक रिसीव और द दैट अ बैंक पेज। तो भैया बैंक को भी तो एक बात बताओ, आप अगर एफडी करा रहे हो बैंक में, तो बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट। तो मैं क्या बोलूं? इंटरेस्ट प्लस जीएसटी। आप बोलो सर हम तो इंडिविजुअल है, तो रिलायंस की बात कर लो। रिलायंस ने कितने करोड़ों की एफडी करा रखी हुई, उस पर उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो रिलायंस क्या बोलेगा? इंटरेस्ट भी लूंगा प्लस जीएसटी चार्ज करूँ? नहीं। यानी कि जो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, मिल रहा है, उस पर जीएसटी के प्रोविजंस नहीं। तो सबसे पहला एग्जांपल सबसे सिंपल। बैंक एक सर्विस प्रोवाइडर है और उसने लोन दिया है या एडवांस दिया है कितने रुपए का? 1 करोड़ का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। सो मिस्टर ए विल पे 12%, दैट इज हाउ मच? 12 lakhs। क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज ऑफ एंट्री नंबर 27, इट इज इट्स। कहिए, क्लियर है बच्चे? और ठीक है, अच्छा, क्या क्या लिखा है? जीएसटी ऑन इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। डिस्काउंटिंग चार्जेस याद करो, बिल रिसेबल, बिल पेबल। 3 महीने का बिल है, जल्दी पेमेंट तो टाइम बेसिस पे ही होता था वो। एग्जेम्प्ट। इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो, आज आपने शॉपिंग करी, ड्यू डेट है अगले महीने, आपने नहीं पे करा, इंटरेस्ट चार्ज हो। क्रेडिट कार्ड का धंधा ही ऐसे चल रहा है, ठीक है? तो क्या इंटरेस्ट लगता है, उस पर जीएसटी होता है 100%। तो ये वाला बात आपको ध्यान रखना है कि सर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उस पे जीएसटी है। हाँ, रेट 18 या बहुत ज्यादा लगता है। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है 36, और 18 या 28 होता है, कम तो नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं। प्रोवाइडिंग लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इन कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट। मैं आपको लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओडी लिमिट दे रहा हूँ, कुछ पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो भी क्या हो जाता है? एग्जाम। इंटरेस्ट ऑन कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये एफडी और सेविंग्स लिखा है मैंने। कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट से पैसे रख दिए 10,000 करोड़, तो उस पे क्या वो कॉर्पोरेट जीएसटी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। एग्जाम। इधर देखिए,
जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस ने एफडी कराई बैंक में, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट, सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, करंट अकाउंट, लोन, सब एग्जेम्प्ट है। सीधी सी बात है, टाइम वैल्यू फैक्टर है, कितना ब्याज दे रहे हो, 9%, 8%, सब इस पे जीएसटी सरकार नहीं घुसती। अब जो नाम लूंगा उस पे वो सारे के सारे टैक्सेबल। सर्विस चार्ज, फीस क्या होता है हमें कोई मतलब नहीं इसका, नाम आएगा मैं ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, आपको लोन चाहिए, ऐसे तो हर बंदा आता रहता है लोन चाहिए, पैसे लगेंगे, 10,000 रुपए का प्रोसेस, तभी बता पाऊंगा आपको कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा उस पे बच्चे, बिल्कुल लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन फीस, ब्रोकिंग चार्जेस, एंट्री चार्जेस, एनी अदर चार्जेस कलेक्टेड अदर ओवर एंड अबव इंटरेस्ट। मुद्दा एकदम क्लियर है, इंटरेस्ट के अलावा अगर कोई और है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कमीशन, जैसे कि बैंक गारंटी का होता है, टैक्सेबल। मिनिमम बैलेंस चार्जेस, टैक्सेबल, एक ही जगह पे टैक्सेबल सारे लिख दिए। इनवॉइस डिस्काउंटिंग, चेक डिस्काउंटिंग, आप इसको बियर डिस्काउंटिंग समझिए ना, एग्जाम्प्ट है बस, वो टाइम बेसिस होता था। मुझे बताइए कोई दिक्कत? अभी क्या लिख रहे हैं, एनी इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज सेटलमेंट मार्जिन। अच्छा एक बात बताओ, मेरी ईएमआई लगती है हर महीने 1 तारीख या 2 को, मैं नहीं पे कर पाया, 10 को पे कर पाया, तो क्या उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्या उसके ऊपर अब जो इंटरेस्ट और एडेड इंटरेस्ट लग रहा है वो प्लस जीएसटी होगा? नहीं। Even if you make delayed payment, even if there is further interest, still there would be no GST. तू ऑलरेडी एक ड्यू डेट को डिफॉल्ट कर रहा है, तेरे को इंटरेस्ट पे करने की डेट को भी डिफॉल्ट कर देना, तो भाई तू उस पर इंटरेस्ट तो लगेगा ना फिर भी। और ठीक है, तो क्या अब जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है उस पर जीएसटी नहीं है किसी पे भी, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट लगेगा तो उस पर जीएसटी कही है। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका होगा एंट्री नंबर 20, अच्छा 27 में ही है ये। अब एक चीज बताइए, क्या बैंक्स या ऑथराइज्ड डीलर्स क्या आपको फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करते हैं? अगर तो बैंक और ऑथराइज्ड डीलर पब्लिक को फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करेंगे तो वो टैक्सेबल होगा। मैं आपको करेंसी दे रहा हूं, आपको कितनी करेंसी चाहिए? $1 लाख चाहिए, मेरे पास पड़े हैं $1 लाख, पर मेरा भी तो कट होगा, तो मैं उसमें जो फीस लूंगा उसमें प्लस जीएसटी। मैं उस डॉलर के ऊपर नहीं, वो तो गुड्स भी नहीं होते, आपने गुड्स की डेफिनेशन पता है, करेंसी बाहर है उसमें। लेकिन मैं आपको ये जो हैंडलिंग ऑफ मनी है, जो कन्वर्जन है, उसका कुछ पैसा लूंगा, उस पर क्या जीएसटी चार्ज करूंगा? ठीक है, तो टैक्सेबल। लेकिन अगर एक बैंक दूसरे बैंक को सेल और परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर्विस देता है तो वो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। जैसे कि वेस्टर्न यूनियन, कोई भी और मनी एक्सचेंज, बैंक टू बैंक है तो एग्जेम्प्ट है, पब्लिक के फ्रंट पे हो तो आपका टैक्सेबल। क्लियर है बच्चे? सर्विस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, कोई भी सर्विस एग्जेम्प्ट। पेपर में आ जाएगा, आरबीआई ने ये सर्वे दी, सबके खाते खुलवाए, बैंकों को एक मॉनिटरिंग करवाई, उसके चार्जेस एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर बैंक आरबीआई को सर्विस देता है तो वो टैक्स है। बैंक माइट बी प्रोवाइडिंग सम सर्विस टू आरबीआई, ठीक है, मान लो मैं आरबीआई हूं, आप मुझे कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो उस पर जीएसटी लगे। बट अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं किसी को भी सर्विस दे रहा हूं एनी, तो सारा का सारा ठीक है। ठीक है, एक्वायरिंग बैंक पे आऊंगा, एंट्री नंबर, अब आप 27 करते हैं, 27 है। बैंक अगर कोई भी सर्विस दे रहा है तो ये बेसिक सेविंग, बेसिक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर होता है, बीएसबीडी। हाँ ना, हर किसी के अकाउंट में सीधा पैसा मिलेगा। मोदी जी ने बोला था यहाँ से बटन दबाओ आपके अकाउंट, कोई बीच में कोई ब्रोकर नहीं हो। ठीक है, तो अगर ये बैंक कोई भी सर्विस दे रहे हैं अकाउंट होल्डर को, किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो क्या हो जाएगा जी? एग्जाम्पल। क्लियर है जी? अब आप समझिएगा, एक्वायरिंग बैंक का आखिरी वाला, और फिर बैंकिंग सर्विस खत्म है हमारी। बैंकिंग सर्विस का एक अगर फाइल खुली हुई है तो एक क्वेश्चन होगा, फोटो भेज दियो मुझे। ठीक है, सपोज करो आप एडी जंक्शन में फीस पे करने आए एंड विद अ कार्ड, आपके पास है कोई डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो हमारे पास जो मशीन होगी जिससे आप स्वाइप करेंगे वो कौन से बैंक की होगी? जहां पे मेरा अकाउंट होगा।
मैं गया एक्सिस बैंक में बोला था सर मशीन लगाया नहीं भाई, बच्चों के पास कार्ड या ऐसे नहीं आते पेरेंट्स, ठीक है, कैश ही आता है या यूपीआई कर देते हैं, कार्ड मशीन चाहिए नहीं हमें, ठीक है। पर वो जो मशीन होती है एड्यू जंक्शन की, वो कौन सी होती है, एक्सेस बैंक। सपोज करो एक स्टूडेंट है सिमरन, और सिमरन एक स्टूडेंट है जिसका बैंक किस में है, यस बैंक में, पर मेरी मशीन कौन सी है, एक्सिस बैंक। तो एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ यस बैंक से पैसा एक्सिस में जाएगा व्हेन शी स्वाइप द कार्ड? तो यस बैंक को एक्वायरिंग बैंक, कि भाई यस बैंक कहता है मैंने अपना कार्ड ऐसा बनाया कि तुम्हारी मशीन में लग पा रहा है, तो यस बैंक जो है वो एक्सिस बैंक से चार्जेस लेता है बच्चे। ऐसा होता है, सेटलमेंट ट्रांजैक्शन होती है, एक्सिस बैंक की भी मशीन में रीड हो गया ये वाला बैंक का स्वाइप हुआ कार्ड, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मान लो सिमरन जी ने कितनी फीस पे करी, 15,000। तो अब क्या होगा, इसको आप एक्वायरिंग बैंक बोल लो यस बैंक को, या फिर आप क्या बोल लेंगे, पेइंग बैंक। अब क्या होगा, यस बैंक एक अलग से इनवॉइस इशू करेगा कि ये तुम्हारी फलाना मशीन में हमारा कार्ड स्वाइप हुआ है और उसका हमें पैसा चाहिए, 20 रुपए 100 रुपए पर ट्रांजैक्शन जो भी। तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा, आंसर इज यस। लेकिन इफ द सर्विस बाय द एक्वायरिंग बैंक इज अप टू 2,000 रुपीज सिंगल ट्रांजैक्शन, अगर पेमेंट होती सिर्फ 1,500 की तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर 2,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन होगी तो टैक्सेबल हो जाएगा, और यही लिखा हुआ है, सर्विस बाय एक्वायरिंग बैंक इज एग्जेम्प्ट टू एनी पर्सन, में एक्सिस बैंक लिखा हुआ है, अप टू 2,000 पर ट्रांजैक्शन। कहिए साहब, क्लियर है? वो इनकी बैकएंड पे इनकी मर्जी होगी। और जनरली क्या होगा कि मे बी हमारे अकाउंट में 15,000 है, ठीक है, तो वो 14,990 दिख रहे होंगे, क्योंकि दिखेगा 15,000, फिर वो एक्स मैंने बोला हम 10 रुपए काटेंगे जी आप। ऐसा होता है नहीं होता, आई एम नॉट श्योर, बट ये कंफर्म्ड है, यस बैंक विल चार्ज फ्रॉम एक्सेस, वो चीज है। कहिए, क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन दिखा क्या? हाँ, भेज दिया। सीधा क्वेश्चन ही देखेंगे, मैं आपको आंसर बता दूंगा, और मतलब वो प्रेजेंटेशन जो है वो तो देख लेंगे, लेकिन सीधा एनालिसिस करेंगे बच्चों। चलिए, ऐसा क्वेश्चन में, ऐसा पेपर में कई बार आया हुआ, ठीक है, बैंकिंग सर्विस अपने में ही हो सकता है पहला क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर या ऐसे करके उसी में ही आ जाए। इसकी ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगी मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। लाइट बंद कर दे थोड़ी सी, रहने दे, मत करियो अभी। MS Apna Bank Limited is a scheduled commercial bank has furnished the following detail. Extending housing loan to customer 100 करोड़ का। भाई मैं लोन दे रहा हूं, ठीक है, तो ये कोई सर्विस, आई मीन टू से, इसमें कोई कंसिडरेशन थोड़ा ना, इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं करी इसने। गिविंग अ लोन इज नॉट अ सप्लाई। आप इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तब मैं बात करता है इस पे, ठीक है। तो आप सिर्फ लोन दे रहे हो, क्या इसको मैं सप्लाई भी बोलूं? आंसर इज नो, ठीक है। तो इस पे तो जीएसटी ऑब्वियसली नहीं लग रहा हो, ठीक है। अगला बताइए, प्रोसेसिंग फीस आप बताइए, टैक्सेबल के एग्जाम, टैक्सेबल। कमीशन कलेक्टेड ऑन बैंक गारंटी, टैक्सेबल, बैंक गारंटी टैक्सेबल में लिखा हुआ। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड, टैक्सेबल। इंटरेस्ट रिसीव ऑन हाउसिंग लोन, एग्जाम। हाउसिंग लोन है जी, हाउसिंग लोन पे जो ब्याज है उस पे थोड़ा ना जीएसटी चार्ज करता हूं मैं। एंड लास्ट, मिनिमम बैलेंस, टैक्स। अब अगर आपका प्रोविजन नहीं पता तो क्वेश्चन उड़ जाएगा, प्रोविजन पता है। सर लेकिन एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन कुछ कस्टमर अगर ये सप्लाई नहीं मांग रहे तो ये तो शेड्यूल वन में पड़ेगी। शेड्यूल 1 तो वो था ना तेरा, कि मार्केट कंसिडरेशन पेड हाँ, सप्लाई हाँ, माफ करें।
तो यहाँ पे नहीं नहीं, कंसिडर ऐसे थोड़ा ना, अलग चीज बोल रहा था, अलग से एक बार बात डिस्कस कर। ठीक, वो चीज अभी ट्रैक पे नहीं। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये आपका ऑनलाइन भी क्लियर है बच्चों को? ऋतिक जी, गोपेश, श्वेता जी? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। तो सर जी